स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी तो हम लोगों ने कांग्रेस की नए साल की रणनीति पर विस्तार से गौर किया था। आपने बहुत अच्छी तरीके से उसके विविध पहलुओं पर रोशनी डाली थी और उसके कुछ ही दिन बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के कुछ ही दिन बाद कांग्रेस ने उस आंदोलन की घोषणा कर दी है जिसका संकल्प उसने वर्किंग कमेटी में लिया था और इस आंदोलन का नाम है मनरेगा बचाओ आंदोलन। 45 दिन तक 10 जनवरी से 25 फरवरी तक ये आंदोलन विभिन्न चरणों में पूरे देश में चलेगा और इसकी खास बात यह है कि ये कांग्रेस के आला कमान से लेकर और जिला स्तर तक, पंचायत स्तर तक कांग्रेस की जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी कमेटियां हैं, सबको इस आंदोलन में सक्रिय रहना पड़ेगा। हर जगह राहुल गांधी नहीं आएंगे। राहुल गांधी जब जाते हैं कहीं तो अच्छी खासी जुलूस निकल आता है, चमकदार मामला बन जाता है, नारेबाजी बन जाती है, रोड शो हो जाता है, रैली हो जाती है, लेकिन उसके बाद चीजें ठंडी हो जाती हैं। यहाँ पर इस आंदोलन से उम्मीद कांग्रेस को यह है कि न केवल एक बड़े मेरे ख्याल से 3 तरह की उम्मीदें हैं। न केवल एक बड़े मुद्दे पर प्रकाश पड़ेगा, मनरेगा के सवाल को उठाया जाएगा, दलितों के साथ संपर्क की संभावना बढ़ेगी और साथ में पूरे संगठन को सक्रिय किया जाएगा। तो ये तो मोटी तौर पे मैं बातें कह रहा हूं। आप इस आंदोलन के कार्यक्रम को किस प्रकार देखते हैं? देखिए अभय जी, धन्यवाद नई परख पर मुझे बुलाने के लिए। इस मुद्दे पर हमने पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी और जैसा कि मैंने भी देखा, काफी उसको देखा गया, तमाम लोगों ने देखा उसको। मुझे लगता है कि जो मैंने पूरा कार्यक्रम देखा है, जो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषित किया है, काफी व्यापक और विस्तृत कार्यक्रम है और मुझे ऐसे ही किसी कार्यक्रम की अपेक्षा थी कि खाली एक आध रैली करके या एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल करके या यूट्यूब पे कोई वीडियो चला करके अगर इतिश्री कर लेती है कांग्रेस तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, इसमें निश्चित रूप से तमाम सुझाव आए और उन्हीं के तहत ही पूरा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया। जब मैं इस कार्यक्रम को देख रहा था तो उसमें आप देखिए, ग्राम स्तर से शुरू करके जिला, वार्ड, ब्लॉक है और उसके बाद कमिश्नरी लेवल, स्टेट लेवल, हर हर स्तर को छुआ गया है और कोशिश की गई है कि कांग्रेस के ग्रास रूट वर्कर को इसमें जोड़ा जाए और उनको एक्टिव किया जाए। और ग्रास रूट वर्कर की जब बात करते हैं तो इसका मतलब वो फिर ब्लॉक स्तर, वार्ड स्तर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो मेंबर है पार्टी की, वो तो है ही। इसके अलावा जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं, एक बड़ा वर्ग होता है हर पार्टी का जो घोषित रूप से मेंबर ना हो पर्ची कटा करके, लेकिन समर्थक होता है। तो जब आप ग्रास रूट पे कोई काम शुरू करते हैं तो समर्थक वर्ग भी उत्साहित होता है और वो भी जुड़ता है किसी न किसी रूप के साथ में। तो एक तो ये होगा। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर जिले पे की जाएंगी। तो जो मनरेगा और वीवी वीवी जी राम जी के बीच का जो फर्क है, जो प्रावधानों में जो फर्क है, कैसे कांग्रेस ये बताएगी लोगों को कि मनरेगा में क्या क्या फायदे थे और उन फायदों से कैसे अलग किया गया है मनरेगा मजदूरों को। मुझे लगता है कि इसलिए कार्यक्रम बहुत विस्तृत है, कार्यक्रम बढ़िया बन गया है। अब सवाल है इसके अमल का, इसके एग्जीक्यूशन का, क्योंकि हर राज्य में ये कार्यक्रम चलेगा। ये देशव्यापी कार्यक्रम है। जहां जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत है, जहां उनकी सरकारें हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में, झारखंड भी आप मान लीजिए सहयोगी दल की सरकार है, तमिलनाडु में भी सहयोगी दल की सरकार है, साथ में गठबंधन में है। तो इन राज्यों में तो बेहतर तरीके से यह कार्यक्रम चलेगा, चलने की उम्मीद है। और जो राज्य राजस्थान है, राजस्थान में भी संगठन मजबूत है कांग्रेस का, करीब 8, 9, 10, 12 उसकी 11 एमएलए एमपी है उसके। हरियाणा में भी 5 सांसद हैं, 38 के आसपास विधायक हैं, यहाँ भी संगठन ठीक है उसका। उत्तराखंड में भी संगठन तो ठीक है ही। तो असली चुनौती कांग्रेस की आएगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस का संगठन कमजोर है और यहां इसको किस रूप में चला पाएगी पार्टी, ये देखना है। और सबसे ज्यादा सीटें भी इसी राज्य है। बलोच मुझे तो संगठन तो है लेकिन नेता नहीं है गुजरात में उनके पास। गुजरात में संगठन है लेकिन नेता नहीं। आप सही कह रहे हैं, गुजरात में संगठन है, नेता नहीं और है, उड़ीसा में भी कार्यकर्ता।
उड़ीसा में भी एक हद तक संगठन है इनके पास, देखिए वहां कार्यकर्ता अभाव हो गया है जी। गुजरात में कार्यकर्ता कांग्रेस का आज भी गांव गांव में है। हाँ। और मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस चरमोत्कर्ष के उनके दौर में भी गुजरात में 37 से 38% कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा इंटैक्ट था, जी जी। जो 2022 में घट करके 27% पर आ गया। और क्योंकि उसमें 12-13% की सेंध लगा दी आम आम आदमी। आदमी पार्टी ने, तो आदिवासी और मुस्लिम वोट कांग्रेस का थोड़ा उधर छिटका। अब क्या कांग्रेस दोबारा अगर इस वोट को रीगेन कर लेती है इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि गांव गांव जाएगी, वर्कर जाएंगे, नेता जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। तो वो उसको आगे चुनाव में 2027 में उसको फायदा गुजरात में भी मिलेगा। देखिए कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम होता है भाई जी, आप तो खुद इतने सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, कमाल शास्त्री भी है और चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम जो कोई पार्टी लेती है तो उसका फायदा तो उसको मिलता है। आप देखिए, अगर बीजेपी ने राम मंदिर की को लेकर जो आंदोलन चलाया, उसका तंत्र बड़ा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन उसके साथ थे भाजपा का। लेकिन अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, तमाम यात्राएं निकाली, उन सबका ही तो लाभ मिला जो आज बीजेपी पूरे देश में राज कर रही है और तमाम राज्यों में सरकारें हैं उसकी। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसके भी तो सार्थक नतीजे आए ना। कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी, लोकसभा चुनाव में आप 240 में बीजेपी के आगे कांग्रेस के सांसद 99 हो गए, तो लाभ मिलता है। और वो भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी की एक तरह से एक व्यक्ति की यात्रा थी जिसमें नेता लोग शामिल हो रहे थे और एक वो उत्सव जैसा था। ये ग्रासरूट काम होगा। इसमें क्या होगा, जब कार्यकर्ता गांव जाएंगे, जिलों में, वार्डों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बताएंगे। और इसमें जो चुनौती है कांग्रेस की सबसे बड़ी, देखिए अभय जी, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी की वो है कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तो बता देगी, लेकिन जो इसके असली लाभार्थी वर्ग है, जिसको मनरेगा मजदूर जिनको हम कहेंगे, जो गांव गांव में, हर गांव में कितना भी बड़ा गांव है छोटा गांव हो, एवरेज 100-200 तो मनरेगा मजदूर रहते ही है ना। तो उस उन मनरेगा मजदूरों को कितना इकट्ठा कर पाती है कांग्रेस। भाई आप जिला इकाई वालों को आप बुला के बैठा के समझा दीजिए, तो हाँ हाँ कर देंगे। लेकिन अगर मनरेगा मजदूरों तक आप अपनी बात पहुंचा पाए, जिसमें बड़ी संख्या में दलित हैं, बड़ी संख्या में अति पिछड़े हैं और कुछ संख्या में आपके अल्पसंख्यक भी हुए हैं और सवर्ण भी हैं, जो गरीब सवर्ण हैं, उनको अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को गहराई से समझाने में कामयाब हो गए, तो कांग्रेस का राजनीतिक रूप से एक बड़ा आधार, जनाधार तैयार हो जाएगा। ये ये चुनौती है। कार्यक्रम तो इसी स्तर का लिया गया है, इसी तरह का लिया गया है। अब ये दारोमदार आता है कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर, प्रदेश इकाइयों पर, जिला इकाइयों पर और जमीनी कार्यकर्ताओं पर, कि वो राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बात को जो वर्किंग कमेटी में तय हुआ है, इसको कैसे नीचे तक वो ले जाएं। ये एक बड़ी, जैसे भाजपा तो राम मंदिर के मुद्दे को नीचे तक ले गई ना, एक भावनात्मक मुद्दा था, लोग जुड़ गए। ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सीधे सीधे आर्थिक हित से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा सीधे सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा जो है व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर इसको, इसमें मेहनत का ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार का भी प्रचार अपना है, सरकार अपनी तरीके से प्रचार कर रही है, विज्ञापन दे रही है अखबारों में, तमाम सारे चैनल्स में विज्ञापन आ रहे हैं। कृषि मंत्री जी बराबर बोल रहे हैं कि भाई हमने इतना सुधार दिया, इसमें 125 दिन का काम कर दिया, 15 दिन की जगह हफ्ते भर का पेमेंट कर दिया, तो वो अपने फायदे गिनाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस वो सारी चीजें बताने में कामयाब हो गई कि भाई हमने गारंटी दी थी, इन्होंने मिशन किया है, हमने जो है 100 दिन का रोजगार कहा था, लेकिन वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार के जिम्मे था, इन्होंने उसमें राज्यों को भी डाल दिया है और राज्य घाटे में चल रहे हैं, राज्य कितना दे पाएंगे। और भी तमाम जो प्रावधान है कि अगर हम उसमें विधा के काम नहीं दे पाते थे तो उसका हम हर्जाना देते थे, क्योंकि वो गारंटी थी। क्या इसमें प्रावधान, तो ये सारी चीजें अगर कांग्रेस के वर्कर और जमीनी नेता और नीचे तक मनरेगा वर्ग को समझाने में कामयाब हो गए, तो ये कांग्रेस अपने एक खोए हुए जनाधार को दोबारा प्राप्त कर सकती है काफी हद तक। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन सब राज्यों में ये एक कांग्रेस के सामने अवसर भी है और चुनौती भी है।
नहीं, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप जब इस कार्यक्रम को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें कई जगह ये निर्देश है कि आप मनरेगा मजदूरों को धरनों से जोड़ें। जब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे धरना हो, गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना हो, तो उसमें मनरेगा मजदूरों को भी जोड़ें। तो इस प्रकार का पार्टी ने ध्यान रखा है कि मनरेगा मजदूरों के साथ में सीधे-सीधे संपर्क हो पाए। अच्छा, अब इस कार्यक्रम के कुछ और भी पहलू हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये कार्यक्रम है तो कांग्रेस पार्टी का, जी। लेकिन कांग्रेस अगर चाहे, पता नहीं उसकी योजना है कि नहीं है, कांग्रेस इस कार्यक्रम के साथ में कुछ ऐसे संगठनों को भी जोड़ सकती है, जो संगठन राजनीतिक पार्टियों की तरह चिह्नित नहीं है, उनकी शिनाख्त राजनीतिक पार्टियों के रूप में नहीं है, लेकिन वो ज़मीन पे काम करते हैं, दलितों में काम करते हैं, देहाती ग्रामीण गरीबों में काम करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं वो संगठन। और वो संगठन के नेता चुनाव ना उनका संगठन के एजेंडे पे चुनाव लड़ना नहीं होता, लेकिन उनके कुछ नेता चुनाव लड़े हुए होते हैं, हारे हुए होते हैं, या कभी-कभी कहीं से कुछ प्रस्ताव आ गया तो वो किसी पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं, कभी-कभी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे उनका आचरण राजनीतिक दलों जैसा नहीं होता है। अरे ऐसे आप एक 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 उदाहरण दे सकते हैं डॉक्टर सुनीलम का। हाँ, हाँ। और खुद एमएलए भी रह चुके हैं वो। हाँ, एमएलए भी रह चुके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के हिंदुस्तान में बहुत से संगठन हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है। इन संगठनों को कांग्रेस चाहे, और इस वक्त इन इन संगठनों में बहुत से संगठनों का इतिहास कांग्रेस विरोधी रहा है। वो लोग गैर कांग्रेसवाद की राजनीति पर पले पले बड़े हैं। लेकिन वो बात अब अतीत में चली जा चुकी है। क्योंकि नरेंद्र तब मोदी कांग्रेस सत्ता में थी ना, हाँ, तब तो कांग्रेस सत्ता में नरेंद्र थी। मोदी के आने के बाद में वो जी। उन लोगों को कांग्रेस के साथ सहयोग करने में कोई हिचक अब नहीं है उनको, हैं? जैसे कि मान लीजिए सीपीआई एमएल है बिहार में, वो कांग्रेस के साथ महागठबंधन में है। एक जी। ज़माने में तो इंदिरा निरंकुशता के खिलाफ बाकायदा कार्यक्रम लिया था उसने, जब हम लोग जी, उसमें सक्रिय बिल्कुल, थे। तो मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल। वक़्त बदल चुका है पूरी तरीके से। इस तरह के तमाम संगठनों को, जो किसी ज़माने में कांग्रेस विरोधी कहे जाते थे, कांग्रेस को अब उस इतिहास की याद नहीं करनी चाहिए, और उनको ये जो आंदोलनकारी 45 दिन का कार्यक्रम लिया है, 45 दिन बहुत होते हैं किसी आंदोलन को करने के लिए, वो अगर उसके साथ कांग्रेस जोड़ सके, तो एक कांग्रेस को एक नया समर्थक वर्ग मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मेरी जहाँ तक जानकारी है, उसमें कांग्रेस कुछ ऐसे संगठनों को जोड़ भी रही है। अच्छा। जैसे सिपाही अमल तो उनके गठबंधन में ही है, हुँ, वाम दल जो वहाँ बिहार में। तो निश्चित रूप से जब बिहार में कार्यक्रम चलेगा तो उनके कार्यकर्ताओं को कांग्रेस जोड़ेगी, जो मेरी जानकारी है। इसके अलावा जैसे एक संगठन है नेकडोर, जिसके चेयरमैन है अशोक भारती, आप हुँ। जानते होंगे, हम सबको मित्र हाँ, भी हाँ। है वो भी दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच बहुत काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। हुँ, और अभी जो बिहार के चुनाव में या अपना जो हरियाणा के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, तो कांग्रेस का जो संविधान बचाओ वाला नैरेटिव था, उसमें बहुत सक्रिय रहे वो। हुँ, जो राहुल गांधी के सम्मेलन हुए संविधान बचाओ वाले, हुँ, उनमें उनकी तैयारियों में अशोक भारती की बड़ी भूमिका थी। हुँ, वो भी इससे मनरेगा वाले मामले पे उन्होंने भी अपने संगठन की बैठक बुला करके और इस पे आंदोलन 10 तारीख से आंदोलन करने का फैसला किया है। हुँ, तो वो भी शायद कहीं न कहीं इससे जुड़ेंगे किसी रूप में, मुझे जहाँ तक हुँ, जानकारी है। डॉक्टर अनिल जैन जो इनके पिछड़े वर्ग के सेल के संयोजक हैं, जिन्होंने बिहार में पिछड़ों के सम्मेलन आयोजित करवाए, उनका उन संपर्क तमाम सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से है, जो एक्टिविस्ट, जो आज पिछड़ों के बीच के हैं या दलितों के बीच के हैं, जो राजनीतिक पार्टियों में से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने-अपने जिलों में, अपने क्षेत्रों में उनका एक प्रभाव, आंशिक प्रभाव है। अपने अंचलों में, अपने वर्गों में, अपने क्षेत्रों में, जिलों में, मंडलों में, जहाँ उनका जितना है, उनको भी काफ़ी हद तक वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस आंदोलन से जुड़ें। अब जैसे मैंने डॉक्टर सुनीलम का नाम लिया, पता नहीं सुनीलम से बात हुई कि नहीं हुई, लेकिन सुनीलम जैसे तमाम लोग हैं, जो इस तरह के कार्यक्रमों में सक्रिय हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी एक नेताओं का एक ऐसा समूह है, जो इस तरह के नेताओं के संपर्क में है और उनको भी जोड़ने की बात हो रही है। बल्कि मैं तो इससे आगे एक बात और कहता हूँ कि कांग्रेस इस आंदोलन की एंकर पार्टी है, मान लीजिए, वो हुँ, लीड कर रही है। हुँ, लेकिन अगर इसमें वो अपने सहयोगी दलों को भी जोड़े, हुँ, इंडिया गठबंधन के और खासकर जो समान विचारधारा वाले दल हैं, अगर उनको भी जोड़, जैसे उत्तर प्रदेश में है समझे, तो उनके कार्यकर्ताओं का एक समूह मिल जाएगा, उनका जनाधार है, उसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को। और अगर वो जुड़ते हैं तो इस आंदोलन का रूप और व्यापक हो सकता है, ज्यादा इसका दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये पार्टी के साथ साथ ये भारत के तमाम राजनीतिक दलों का वैसा ही आंदोलन बन सकता है
जैसा कि याद करिए 74 में जेपी मूवमेंट बना था जिसमें तमाम सारे दल जुड़ गए थे। तो अगर अब ये अब कांग्रेस करना चाहे कि नहीं करना चाहेगी तो कांग्रेस तय करना है, हो सकता है वो ना करना चाहे, वो क्यों सहयोगी दलों को स्पेस दे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने की तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने थी, हाँ, लेकिन समय समय पर उसमें सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। जैसे महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे शामिल हुए, सुप्रिया सुले शामिल हुई, तमिलनाडु में स्टालिन शामिल हुए थे, तो इस तरह और भी लोग शामिल हुए थे उनके। तो अब ये किस हद तक इसमें जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, तो इस पर भी चर्चा कांग्रेस के नेताओं में है, चल रही है कि जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। एक राय ये है कि पहले शुरू कर दीजिए आप अपने स्तर पर, हम लोग उसके बाद धीरे धीरे 45 दिन का समय काफी होता है, जो जहां जुड़ सकता है उसको जोड़ा जाए। देखिए अगर जोड़ते हैं तो आंदोलन और व्यापक हो जाएगा। बल्कि एक मुझे एक कांग्रेस के एक नेता से बात हो रही थी, उनका तो कहना था कि चूंकि मनरेगा ये मजदूरों का मुद्दा है और इसमें अगर किसानों को भी जोड़ा जाए गांव के स्तर पर, उनकी जो मांगे हैं उनको भी जोड़ा जाए तो थोड़ा बहुत उनका भी समर्थन मिल सकता है। फिर जो ट्रेड यूनियंस हैं, फेडरेशन हैं, जैसे तो चूंकि भी जो लेबर लॉस रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसमें कई सारे ऐतराज हैं ट्रेड यूनियन फेडरेशन को, तो उनका भी एक, तो ये सब उनके यहाँ थिंकिंग प्रोसेस में है। जो मेरी बातचीत हो रही थी लोगों से, लेकिन अभी जो घोषणा हुई गई है वो विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का ही कार्यक्रम है, उस रूप से घोषणा की गई। नहीं, आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इस तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा आपका भी और नई परख के दर्शकों का भी, कि जैसे अखिलेश यादव हैं, तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए की नीति अपनाई है। अब पीडीए जी में क्या है? हैं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये है। जी डी माने दलित है और जो ग्रामीण सर्वहारा है, जो ग्रामीण दलित है, जिसको कम्युनिस्ट मार्क्सवादी भाषा में सर्वहारा कहा जाता है, तो वो तो अखिलेश के पीडीए का अभिन्न अंग है और मनरेगा को हटाए जाने से उसके ऊपर आघात हुआ है। तो अखिलेश को तो इस तरह के कार्यक्रम को पसंद करना चाहिए। मतलब अखिलेश और अखिलेश जैसे नेताओं को इस तरह का कार्यक्रम पसंद करना चाहिए। दूसरी बात, तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी बड़ी पार्टी है, जी सत्ताधारी पार्टी है और जो बहुत शक्तिशाली पार्टी है, निश्चित रूप से असाधारण रूप से शक्तिशाली क्षेत्रीय दल है तृणमूल कांग्रेस। आज तक कभी विफल नहीं हुई जब से उसने सफलता चखी है। उस पार्टी ने मनरेगा के और जी राम जी बिल से जो द्वारा अपदस्थ किए जाने का बड़ा मुखर विरोध किया है। रात भर संसद में सांसद संसद में धरना दिया भाई परिसर में, जी, जी, उनके जी। सांसदों ने। बहुत मुखर विरोध किया है। तो अन्य विपक्षी दलों को अगर कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से देर से ही सही, जब ये आंदोलन बीच के दौर में हो, उस वक़्त अगर जोड़ने की व्यवस्थित कोशिश होती है, तो मुझे मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम विपक्ष की एकता का एंकर भी बन सकता है। नहीं, वही मैंने कहा, आपने सारी अच्छी बात कही। मतलब मैं तो वही बात कह रहा था, तृणमूल कांग्रेस मेरे ज़हन में था कि हुँ, तृणमूल को, चूँकि बंगाल में चुनाव भी है और हुँ, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश चुनाव के ध्रुवीकरण की है। बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर के, घुसपैठियों के मुद्दे पर, वो एक जो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण है। ऐसे में अगर मनरेगा के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिल करके कोई आंदोलन, कोई ये मुहिम चलाते हैं, हुँ, तो वो जो ध्रुवीकरण का जो मामला है वो कमजोर होगा, कमज़ोर हो। क्योंकि सीधे आर्थिक हितों का जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो कमजोर होगा, उससे दोनों को ताकत मिलेगी, ये इनको सोचना चाहिए। लेकिन बंगाल में एक पेच है। हुँ। पेच ये है कि क्या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच कोई चुनावी गठबंधन होगा? अगर चुनावी गठबंधन होने की संभावना बनती है तो फिर इस आंदोलन में भी दोनों साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों को चुनावी अलग अलग गठबंधन चुनाव ना लड़ना भी है, हो तब भी हो सकता है ये। चुनावी गठ मुझे नहीं, नहीं लगता कि इसको चुनावी गठबंधन इसके लिए शर्त बननी चाहिए। अब ये शर्त तो नहीं है, लेकिन देखिए, आप और हम जिस धरातल पर सोचते हैं, राजनीतिक दल थोड़ा उसी तरह सोचते हैं। हुँ, वहां तमाम नेता जो है इस बात पर बहस होगी कि भाई हम अपना आंदोलन उनको क्यों दे दें, ये मौका है हमको जब बंगाल में जड़ें जमाने का। तृणमूल 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 वाले आ जाएंगे हुँ, तो वो सारा मुजरा लूट ले जाएंगे। उधर तृणमूल कांग्रेस वाले कहेंगे कि हम क्यों इनको स्पेस दें, जो उनके पास जमीन पे कुछ है नहीं, संगठन तो हमारा है कांग्रेसी। तो ये सब बातें वहां जो चलेंगी, इसलिए अगर गठबंधन हो जाता है, जैसे बिहार में जब गठबंधन था चूंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, तो वो वोट अधिकार यात्रा में दोनों शामिल हुए। ठीक है, नतीजे कुछ भी आए हो, हुँ, लेकिन वो एक सफल यात्रा मानी गई। तो अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में कोई राजनीतिक समझदारी बनती है तो निश्चित रूप से दोनों मिलकर के इस काम को कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। अब केरल में वहां मोर्चा भी इसके विरोध में है, नए बिल के, और कांग्रेस भी विरोध में है, लेकिन क्या वो मिलकर करेंगे? नहीं करेंगे।
मतलब वो क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस को वहां पर चाहेगी अपना जनाधार बढ़ाना इसको लेके। तो ये राजनीतिक प्रश्न तो है, लेकिन अखिलेश यादव जो गठबंधन में है वो कर सकते हैं, स्टालिन कर सकते हैं, और झारखंड में हेमंत सोरेन कर सकते हैं। आदिवासी भी तो बड़ी संख्या में मजदूर मनरेगा से जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस के जो सहयोगी दल है उसमें काफी दल इसमें, इस आंदोलन में, इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। और अगर तृणमूल के साथ गठबंधन होता है तो ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, तृणमूल के साथ गठबंधन की बातचीत कांग्रेस के भीतर, तृणमूल के भीतर भी चल रही है अभी। उसका कारण ये है कि अधीर रंजन जिस तरह प्रधानमंत्री जी से मिले तो उससे उनकी अधीरता समझ में आती है हम्म, कि क्यों मिले। दरअसल कांग्रेस वाम मोर्चे के साथ मिलकर चुनाव पिछली बार लड़ चुकी है 2022 में, हम्म, 21 में। नतीजा क्या था? शून्य। और हम्म, वोट परसेंटेज पूरी तरह से गिरा, और ममता बनर्जी को और बड़ी सफलता मिल गई। हम्म, केरल में वाम मोर्चा के खिलाफ ही कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। पिछली बार केरल में कांग्रेस को नुकसान ये हुआ कि यहाँ वो वाम मोर्चा के साथ मिलकर लड़ रहे थे, वहां उसका विरोध कर रहे थे, तो उनकी बात पर का वजन खत्म हो गया, और उसका एक फायदा मिला वाम मोर्चे को। इस बार कांग्रेस वो गलती नहीं दोहराना चाहती, वो चाहती है कि हम दोनों जगह वाम मोर्चा का विरोध करें, उनसे अलग रहें अपना। केरल में खुलकर विरोध करें, बंगाल में विरोध करने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरा फोकस बीजेपी पर डाला जाए। तो ये कांग्रेस में थिंकिंग है कि कुछ सीटें अगर लेकर के ममता से 20-25 सीटें मिल जाए तो कम से कम जो है हम्म, 10-15 के जीत जाएंगे पहले तो, विधानसभा में उपस्थिति हो जाएगी, पार्टी का रिवाइवल हो जाएगा। दूसरा, ममता के सामने क्या है, तृणमूल के सामने भाजपा जिस तरह बांग्लादेश की घटनाओं के बाद घुसपैठियों के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, और जो हुमायूं कबीर वाली घटना हुई है वो मुसलमानों में सेंध लगाने की जो कोशिश हो रही है हुमायूं कबीर ओवैसी के जरिए, उसको रोकने के लिए भी तृणमूल भी चाहती है कांग्रेस अलग फ्रंट न खोले, हमारे साथ आ जाए तो कम से कम वो कंसोलिडेशन जो रहेगा माइनॉरिटी वोट्स का, वो ठीक रहेगा। तो इसलिए इस बार दोनों की कुछ मजबूरियां हैं गठबंधन के लिए। तो मुमकिन है कि दोनों के बीच में कोई गठबंधन हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह की चर्चा मुझे दोनों ओर से सुनने को मिली है। तो अगर ऐसा हो जाता है तब कांग्रेस का ये आंदोलन, ये मनरेगा वाला, पश्चिम बंगाल में भी बड़ी धार ले सकता अब इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण पहलू जो अभी तक छूटा रहा है वो ये है कि जब कांग्रेस मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेगी, घोषणा उसने कर ही दी है, कार्यक्रम भी घोषित हो गया है, जाहिर है अब कार्यक्रम को एक हद तक जमीन पे उतारा ही जाएगा। हाँ। है। भारतीय जनता पार्टी का इसके प्रति क्या रवैया होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अब ये केवल बयानों से परे चली गई ये चीज, मुंह जबान मौखिक विरोध करने से परे चली गई है। अब ये चीज पॉलिटिकल एक्शन में आ गई है, और भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह जानती है कि जो अ, अकुशल ग्रामीण अकुशल मजदूर होते हैं जी वो एक कम्युनिटी के तौर पर मोटे ज्यादातर दलितों से संबंधित होते हैं, और दलित भाजपा की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दलित हिंदू एकता का हिस्सा भी है। और जी अगर दलितों को कांग्रेस ने आर्थिक मुद्दे पे अपने पक्ष में गोलबंद कर लिया, अपनी उसकी हमदर्दी जीत ली, तो वो जी भारतीय जनता पार्टी में जो आ सकते हैं नहीं आएंगे। तो एक तो भाजपा के सामने ये संकट है, संभावित संकट है, मैं कह रहा हूं जी तुरंत जी संकट। दूसरे ये है चुनौती है। जब हाँ कांग्रेस जुझारू होकर जमीन पे उतरेगी तो उससे एक जगहों पे कानून व्यवस्था को चुनौती भी मिल सकती है, जैसी आमतौर पर आंदोलनों के दौरान मिलती है। तो भाजपा का क्या इसके प्रति रवैया होगा? भाजपा इस आंदोलन को शांति से हो जाने देगी, या कुछ-कुछ इसका दमन वगैरह करने की कोशिश करेगी? या जिन इलाकों में जब आंदोलन हो रहे होंगे, उन्हीं इलाकों में फिर बजरंग दली लोग एक्टिव होंगे, वो ईसाइयों पे हमला करेंगे, मुसलमानों पे हमला करेंगे, स्मारकों की खुदाई करना शुरू कर देंगे, या पार्टियों में जन्मदिन पार्टियों में घुस के हंगामा करेंगे, ताकि वहाँ पर डिस्कोर्स बिल्कुल बदला रहे और इस तरफ विमर्श जाए ही ना। क्या लगता है आपको? जी आज एक हम लोग कयास तो लगा ही सकते हैं कि भाजपा की बिल्कुल आखिरकार बिल्कुल। इसमें रणनीति क्या होगी? ये बहुत जी। देखिए, भाजपा की, मैं जो देखता हूँ या जो मेरा जो विश्लेषण है, उसकी रणनीति होगी इस मुद्दे को डिफ्लेक्ट करने की। हुँ। और एक तरफ तो डायवर्जन। वो अपना, एक तरफ तो वो अपना प्रचार जैसे अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में, बीवी राम जी की तारीफ में, उसके लाभ गिनाने में वो उसकी मशीनरी लग जाएगी, लग भी गई है, सरकारी मशीनरी जो है, क्योंकि वो सरकारी योजना है। दूसरे, पार्टी के स्तर पर और आरएसएस का जो तंत्र है, संगठन है, उसके स्तर पर इस पूरे मुद्दे को, इस नैरेटिव को डिफ्लेक्ट करने के लिए वो जिनका जिक्र आपने किया, वो मुद्दे छेड़े जाएंगे, उनको गर्म किया हुँ, जाएगा। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, हुँ, ये चर्चेज वाला धर्मांतरण का मुद्दा, हुँ, उसके बाद घुसपैठियों का मुद्दा, हुँ।
तीसरा जो है आपका, अब जैसे शाहरुख खान ने वो टीम खरीद ली, तो उसी पर पता लगा 3 दिन विमर्श होता रहा सारा, ये रहा कि शाहरुख खान जो है वो गद्दार है कि नहीं है इस पर। तो कुल मिला के सार्वजनिक विमर्श में मनरेगा का मुद्दा चर्चा से बाहर रहे और उसके अपने मुद्दे चर्चा में रहे, ये वो कोशिश होगी उनकी कि वो अपना नैरेटिव नया बदले, अपना नैरेटिव चलाए। और उसमें जाहिर है कि जो इस बहुत मुख्य धारा का मीडिया है वो उसकी मदद भी करता है उस तरीके से। आप देखिए कि मनरेगा आंदोलन की कितने कवरेज होती है, कितना मुख्य धारा का मीडिया दिखाता है, तो हमारे सामने आ जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की भी कवरेज कब हुई थी? जब वो बिल्कुल हरियाणा तक और मध्य प्रदेश तक जब राहुल गांधी आ गए थे और जब उसमें अपार भीड़ जुटने लगी, वरना जी। कहाँ उसकी कवरेज हुई थी उस तरह से। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम उसका जो संगठन है, वो लोग वो एक इस समानांतर हिंदुत्व का मुद्दा जो उनका टाइम टेस्टेड मुद्दा है उसको खड़ा करेंगे और उसी को आगे ले जाएंगे, ताकि वो चाहेंगे कि जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके अंदर भी हिंदुत्व का एक जो है ज्वार वो पैदा किया जा सके और वो बना रहे। तो हो सकता है उसमें कोई बड़ा कार्यक्रम राम मंदिर को लेकर हो जाए उत्तर प्रदेश के लिए, हो सकता है कि जो मथुरा और काशी का मसला चल रहा है वो फिर सतह पर आ जाए चर्चा में, कुछ नई नया उसमें आ जाएंगे, ला जाए। संभल की मस्जिद का मुद्दा वो भी है, या इस तरह कुछ और स्थान चिन्हित कर लिए जाए। तो ये हो सकता है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के, तो मुझे लगता है वो इसी तरह से इसका कोशिश करेगी जवाब देने की, और इस वो चाहेगी कि ये विमर्श में से बाहर रहे ये आंदोलन कांग्रेस का। तो आप कितनी संभावनाएं इसकी देखते हैं? देखिए, कांग्रेस सांगठनिक दृष्टि से जिस प्रकार की पार्टी पिछले 8-10 साल में बन गई है, पहले तो नहीं थी ऐसी। पिछले 8-10 साल में जिस तरह की पार्टी बन गई है, तो उसके अंदर एक इनर्शिया है, मतलब एक तरह की जड़ता उस संगठन के स्तर पर होती है। उन जिलों, उन प्रदेशों में भी जड़ता होती है, जहाँ वो पार्टी जब तब सरकार भी बना लेती है। लेकिन वो इनर्शिया कभी कांग्रेस के संगठन में से जाता हुआ नहीं दिखता। वो चुनाव जीत जाए या ना चुनाव जीत जाए। तो वो इनर्शिया तब तो टूटता है जब उनका केंद्रीय नायक जो है राहुल गांधी, एक ज़माने में दूसरे लोग नायक होते होंगे, तो वो जब सड़क पर निकलता है, तब वो इनर्शिया टूटता हुआ दिखता है। उसके इर्द-गिर्द तो खूब राजनीतिक अ, राजनीतिक जोश-व-खरोश दिखाई पड़ता है। बिना राहुल गांधी तो हर जगह, हर वक़्त मौजूद हो नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी इन्होंने ये किया है कि भई निचले स्तर के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर राहुल गांधी के पत्र जाएँगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का पत्र जाएँगे, मतलब जो है। उन पत्रों के ज़रिए वो लोग उनके साथ जुड़ेंगे और अपनी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराएँगे। इसके लिए कांग्रेस और भी विधियाँ अपना सकती है, जैसे एक ज़माने में नरेंद्र मोदी ने अपनाई थी कि वो उनके होलोग्राम प्रकट होते थे हर जगह। नरेंद्र मोदी हर जगह अपने आप को मौजूद करने के लिए जी जी, होलोग्राम पकड़। होलोग्राम प्रकट होते थे और होलोग्राम संबोधित करता था, उनका पूरी आकृति प्रकट होती थी और वो संबोधित करती थी। अब आजकल वीडियो प्रोग्रामों द्वारा भी संबोधित किया जा सकता है हर जगह लोगों को। राहुल गांधी जी अब जी वीडियो प्रोग्रामों के ज़रिए अपनी उपस्थिति सब जगह दर्ज करा सकते हैं। उन्हें सशरीर जाने की आवश्यकता नहीं है। जी उनके लेक्चर्स दिखाए जा सकते हैं लोगों को, मतलब है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लेक्चर दिखाए सकते हैं, क्योंकि ये दलितों वाला मसला है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति राहुल गांधी जितनी ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। तो ये इस तरह की विधियाँ भी अपनाई जा सकती हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस जो अपनाएगी इन विधियों को, क्योंकि ऐसा जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वहां भी चर्चा हो रही होगी या हुई होगी कि क्या क्या तरीके अपनाए जाएं ताकि आंदोलन को ज्यादा धार मिले, ज्यादा व्यापकता मिले, ज्यादा स्वीकृति मिले। हुँ, तो जैसे जो तकनीक का इस्तेमाल है, राहुल गांधी के पत्र का आपने जिक्र किया, व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र हो सकता हुँ, है, हुँ, उनके वीडियो मैसेज हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के वीडियो मैसेज हो सकते हैं, हुँ, और जहां कहीं जा सकते हैं वहां जा भी सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए रायबरेली में कोई आंदोलन चल रहा है, हुँ, तो राहुल गांधी वहां से सांसद है, जा भी सकते हैं। हुँ, कर्नाटक में किसी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे भी जा सकते हैं, तो कुछ स्थानों पर जा भी सकते हैं। हुँ, लेकिन ज्यादातर तो ये जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं की होगी, और यही कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं और जिला स्तर के नेताओं की सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस इनर्शिया का, जिस जड़ता का आप जिक्र कर रहे हैं, वो इसको इस आंदोलन के जरिए तोड़ें, क्योंकि ये आंदोलन उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। जो जब वो गांव में जाएंगे तो हर गांव में 10-20-50 उनको मनरेगा मजदूर मिल जाएंगे जिनसे वो बात कर सकते हैं। तो ऐसे में ये इनर्शिया तोड़ने का एक अच्छा मौका उनके लिए है, जिसको हर चीज के लिए राहुल गांधी नहीं है। ये अगर
नीचे के स्तर पर कांग्रेस के वर्कर मेहनत करेंगे, अगर वो वाकई जाएंगे, उनके बीच में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, पंचायत भवनों में जैसा कि है वहां पर मीटिंगें करेंगे, तो निश्चित रूप से इनर्शिया टूट सकती है, ये जड़ता टूट सकती है। और इस आंदोलन के दौरान हो सकता है कांग्रेस को कुछ अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता भी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्ट किस्म के लोग जो है, जो गाँव में, कस्बों में सक्रिय रहते हैं, जब और इस मुद्दे से जुड़े हैं, तो वो भी अगर जुड़ेंगे, तो हो सकता है कि उनके रूप में कुछ अच्छे नेता भी मिले, कुछ अच्छे कार्यकर्ता भी बिल्कुल, मिले। ठीक कह रहे ये हैं। भी हर हर आंदोलन का एक लाभ होता है। मैं तो तो ये भी समझता हूँ विनोद जी कि ये जी, 27 ये इतना लंबा आंदोलन है कि पूरे 21 दिन तक जनवरी में चलेगा और उसके बाद में फरवरी में चलेगा, तो इतना 45 दिन लंबा आंदोलन है। पै कम से कम एक नेता एक दिन में 2 जगहों पे तो जा ही सकता है, जिले एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो एक राहुल गांधी 90 जगहों पे जा सकते हैं अगर वो मेहनत करें इसमें। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर परिश्रम करें तो वो भी 90 जगह, तो 180 जगह तो दोनों से शरीफ जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। कम से कम प्रमुख इलाकों में, प्रमुख शहरों में, प्रमुख जहाँ पर जो ज़्यादा लोग आ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अंचलों की अगर आप बात करें, हुँ, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को ले लें, तो भाई पूर्वांचल में एक कहीं राहुल गांधी सब जा सकते हैं, हुँ, बुंदेलखंड में जा सकते हैं, मध्य उत्तर प्रदेश में कहीं जा सकते हैं, क्या कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं जा सकते हैं। तो एक तरह से 5 क्षेत्रों में वो उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं। तो वो उससे क्या होगा कि उस पूरे इलाके में उनकी उपस्थिति मानी जाएगी, है ना? ऐसे ही खड़गे जी कर लें कि कहीं कहीं प्रियंका जी को हम लोग भूल रहे हैं, प्रियंका जी भी तो इस मुद्दे पे वो बिल्कुल, भी तो बिल्कुल, रहेंगी, बिल्कुल। तो प्रियंका जी भी जा सकती हैं। हुँ, तो अगर और नेता ये लोग जाते हैं तो इसका असर, मान लीजिए बुंदेलखंड में झांसी में कोई कार्यक्रम करते हैं और वहां राहुल गांधी जी और ये खड़गे जी जाते हैं, प्रियंका जी जाती है, तो फिर बुंदेलखंड के जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, जालौन है, बांदा है, हमीरपुर है, ये महोबा है, ललितपुर है, इन सब जिलों में कार्यकर्ता आएंगे ना, हुँ, वर्कर्स आएंगे ना, तो वो एक मैसेज जा सकता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो इलाके हैं, मालवा इलाका है, आपका जबलपुर का इलाका है, विंध्य का इलाका है, ग्वालियर चंबल संभाग है, तो इस तरह अंचलों के हिसाब से कर सकते हैं, हो सकता है कर भी रहे हैं। हाँ, मतलब हो अगर सकता है हम लोग की योजना बात रही करें तो हम लोग योजना उनके यहाँ भी हमारी बन आवाज़ रही वहाँ तक होगी। पहुँचे और वो थोड़ा हाँ, वो उनका अभी जो सामने चाहते हैं और पूरा मजबूत। कार्यक्रम नहीं आया है, तो नेताओं का कार्यक्रम अभी नहीं आया है, कौन-कौन नेता कहाँ जाए, अभी तो निश्चित रूप से कार्यक्रम आ गया है। जी, लेकिन बड़े नेता कहाँ जाएँगे? भाई दिग्विजय सिंह है, ये जो बड़े चेहरे हैं, या अशोक गहलोत है, या आपका जो है क्या कहते हैं, प्रमोद तिवारी हैं, उत्तर प्रदेश के देखिए कर्नाटक में सिद्धारमैया है, डीके शिवकुमार है, महाराष्ट्र के नेता है, जो घोषित कांग्रेस के चेहरे हैं, तो वो इसको चीज को इस आगे बढ़ा। जाके इस जड़ता को तोड़ सकते हैं। जी, जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बल्कि मैं तो अब ये कहूंगा कि बड़े नेताओं के साथ साथ जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, जो टीवी चैनलों में आते हैं और जिनके चेहरे बड़े लोकप्रिय हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं, हुँ, वो भी अपने स्तर पर जाके जी, जड़ता को तोड़ सकते जी, हैं। भाई पवन खेड़ा चले जाए, कहीं सुरेंद्र राजपूत चले जाए, आलोक शर्मा चले जाए, जी, रागिनी नायक चली जाए, ये अभय दुबे जो आपके नामा राशि है मध्य प्रदेश वाले, वो तो ये सब बड़े चर्चित चेहरे हो गए हैं ना। अब इनको सब अरुणा आचार्य है, तो ये सारे चर्चित चेहरे हैं, तो ये अगर जाएंगे, हुँ, देखिए इसमें पार्टियों के प्रवक्ता पार्टियों के नेताओं से ज्यादा चर्चित है। जी, भाई आप भाजपा में देखिए संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी और गौरव भाटिया, ये सब अगर कहीं जाते हैं तो शायद लोग प्रहलाद जोशी को और बीएल संतोष को नहीं पहचानेंगे, इनको पहचानेंगे। ठीक बात, ठीक। अब तो इसलिए यही कांग्रेस में भी है। तो जो कांग्रेस के चर्चित चेहरे हैं, उनको अगर पार्टी भेजेगी आगे जगह जगह, तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनका असर तो पड़ेगा। निश्चित रूप से। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी, हम लोगों ने बहुत विस्तार से इस आंदोलन के पक्षों पे चर्चा की। मेरे ख्याल से ये नई परख के मंच पे पहली बार है कि हम किसी आंदोलन की व्याख्या कर रहे हैं। उस आंदोलन की छोटे-छोटे माइक्रो डिटेल्स हैं, हमने उनके बारे में चर्चा की। उस आंदोलन की जो सीमाएँ तय की गई हैं, उन सीमाओं से बाहर निकल कर वो आंदोलन कितना प्रभावी हो सकता है, कितने अल्पकालीन और कितने दूरगामी लक्ष्यों को भेद सकता है, हमने इसकी भी चर्चा की। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी। आगे हम इसके ऊपर जी, निगाह रखेंगे और इस पे आगे फिर मिलेंगे इस विषय पे कि आंदोलन कैसा चल बिल्कुल बिल्कुल।